तो उसके ही मोहल्ले में रहने वाली एक लड़की उसके अकेलेपन होने का फायदा उठाने की कोशिश करती है और इस दौरान एक बहुत बुरे भयानक हादसे में सब कुछ धारा का धरा रह जाता है। उसे हादसे ने उसे लड़की की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। जो उसने सपने संजो रखे थे वह पूरे धूमिल हो चुके थे। आज भी जब उसे घटना की याद आती है तो उसे लड़की की याद भी आती है, क्यों और वह लड़की भी उसे नहीं मिल सकी। वह कहते हैं ना कि प्रेम भी दो प्रकार का होता है, एक जिस्म का और एक दिल का। तो उसका प्रेम दिल का प्रेम था जिसे वह आज तक भूल नहीं पा रहा है और हर रोज अंदर ही अंदर से घुट घुट कर रह जाता है। तो उसे लड़के का नाम है अजय और यह हादसा जो आज उसने हमारे साथ शेयर किया है वह उसके साथ 2 साल पहले हुआ था। फिलहाल तो वह पानीपत में रहता है क्योंकि जिस जगह पर उसका घर था वह जगह उसने छोड़ दिया है। और छोड़ने का कारण क्या था यह मैं आपको इस पूरी स्टोरी में बताने वाला हूं। तो इस स्टोरी को शुरू करें। उससे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से कमल की स्टोरी लेकर आते हैं, लेकिन काफी लोग अभी तक भी हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को मजबूत कर लीजिए ताकि हर रोज आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानी में दे सकूं। और हां, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वह अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि यह कहानी अजय की है और अजय पानीपत में रहता था और आजीविका के लिए ट्रक चलाता था। उसके परिवार में उसकी एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। उसके अलावा उसके माता पिता स्वर्ग सिद्धार्थ चुके थे। उसकी उम्र अब 30 के पास होने को आई थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। असल में अजय को अकेले रहने की आदत हो चुकी थी, इसलिए उसे शादी करके परिवार बसाने की कोई जरूरत अब तक महसूस नहीं हुई। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। अजय के ही मोहल्ले में एक लड़की रहती थी, राधा। वह वहां अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। एक ही मोहल्ले का होने के कारण उनमें ठीक ठाक जान पहचान थी। अजय को उनके बारे में इतना ही पता था कि राधा चौफी। सोचा कि ज्यादा दिन 25 साल की थी और वह 1 मील में काम करती थी। उसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था। वही राधा का भाई नवीन अभी पढ़ रहा था। उसके पिता सरकारी नौकरी करते थे और कुल मिलाकर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। एक दिन अजय ट्रक लेकर अपने काम पर जा रहा था कि तभी राधा ने उसका ट्रक रोका और कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अजय बोल, हाँ बोलिए। राधा बोली, क्या हम कहीं और चलकर बात कर सकते हैं? मतलब सड़क पर अच्छा नहीं लगेगा, यहां आगे चलकर एक रिश्ता है, क्या हम वहां चलकर बात कर सकते हैं? इस पर अजय ने हामी भरती और फिर राधा उसके ट्रक में आ बैठी। ट्रक में बैठते ही वहां एकदम शांति छाई रही। ना ही अजय उससे कुछ बोला ना राधा अजय से। लेकिन इस दौरान अजय ने नोटिस किया कि हमेशा हंसते बोलने वाली राधा आज थोड़ी परेशान लग रही थी। अजय का ट्रक यूं ही सामान्य गति से आगे बढ़ रहा था कि तभी थोड़ी देर में अजय बोल, क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? यह सुनकर राधा शक पकाते हुए बोली, नहीं तो मैं ठीक हूं, बस एक बात को लेकर परेशान थी। अजय बोल, कौन सी बात बताइए, शायद मैं आपकी परेशानी हल कर पाऊं। राधा बोली, सच तो यही है कि मेरी परेशानी आप ही हल कर सकते हो। अब अजय कुछ बोलना, वह रस तरह आ गया। तब राधा दोबारा बोली, रेस्टोरेंट आ गया, ट्रक रुकिए, चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। उसके बाद अजय और राधा ट्रक से उतारकर उसे रिश्रा के अंदर आ गए। वहां जाकर वे दोनों एक टेबल पर आमने सामने की ओर बैठे बैठे ही अजय ने 2 चाय का ऑर्डर दिया और अजय बोल, अब बताइए क्या बात है? राधा बोली, देखिए मैं बात को गोल गोल घुमाऊंगी नहीं, इसलिए सीधे मुद्दे पर आता हूं। असल में मेरे पिता मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। शादी करना नहीं चाहती क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूं। अजय बोल, तो फिर दिक्कत क्या है? अपने घर वालों को बता दो इस बारे में। राधा बोली, वह तो मैं बता दूं, लेकिन वह लड़का उम्र में मुझे थोड़ा बड़ा है
और अभी तक मैंने उसे नहीं बताया कि मैं उन्हें पसंद करती हूं। अजय बोल, अरे तो पहले लड़के को बता दो। अगर वह हां करें तो तुम उसके साथ जाकर अपने घर वालों से बात कर लेना। तब राधा ने एक लंबी सांस ली और कहा, अजय जी, मैं आपको बहुत पसंद करती हूं। क्या आप मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर अजय जीत गया। राधा ये बोलेगी उसने कल्पना तक नहीं की थी, इसलिए वह बोला, अरे ये क्या बोल रही हो? होश में तो हो? राधा बोली, जी मैं बिल्कुल होश में हूं। आप बताइए ना, क्या आप मुझसे शादी करोगी? देखिए, मना मत करना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं और मैं आज से नहीं बल्कि जब से इस मोहल्ले में रह रही हूं तब से आपको पसंद कर रही हूं और शादी करूंगी तो सिर्फ आपसे ही, वरना नहीं करूंगी। और अगर किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो आत्महत्या कर लूंगी। यह बोलकर राधा वहां से चली गई। वहीं अजय अब भी हैरान था कि यह राधा ने क्या कह दिया। अजय चाय पीकर वापस अपने काम पर लग गया। उसने ट्रक में लड़ा हुआ माल पहुंचा और फिर शाम तक घर वापस आ गया। घर आकर वह सब्जी लेने निकला कि तभी उसे सामने से आई राधा दिखाई दी। उसे देखकर अजय को दोपहर की सारी बातें याद आने लगी कि तभी राधा उसके पास आई और बोली, आप भी सब्जी लेने जा रहे थे? अजय ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, हाँ। उसके बाद राधा बोली, मैं भी वही जा रही थी, चलिए साथ चलते हैं। इस पर अजय कुछ न बोलते हुए चुपचाप चलने लगा। इस दौरान राधा भी उसके साथ चलने लगी। वे दोनों ऐसे ही खामोशी से साथ चल रहे थे कि कुछ देर बाद राधा चुप्पी तोड़ते हुए बोली, तो आपने क्या सोचा? अजय शक पकाते हुए बोला कि किस बारे में? राधा उसे घूमते हुए बोली, ज्यादा बनिए मत, हमारी शादी के बारे में। आपने क्या सोचा? अजय बोल, राधा मुझे समझ नहीं आ रहा इस बारे में कुछ भी। मेरा मतलब, मैं उम्र में भी तुमसे काफी बड़ा हूं और सिर्फ एक मामूली ट्रक ड्राइवर हूं। मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। राधा बोली, हमारी उम्र में सिर्फ 5-6 साल का ही फर्क है। और रही बात आपका प्रोफेशन की, तो ट्रक ड्राइवर होना कोई खराब बात तो नहीं है। आप चोरी चकारी तो नहीं करते, मेहनत ईमानदारी से कमाते हैं और आप इतना तो काम ही लेते हैं कि हम दोनों आराम से रह सके। और मैं भी तो कमेटी हूं। और रही बात खुश रहने की, तो खुश रहने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन उनका जीवन साथी उन्हें बिल्कुल भी समझता नहीं है। अजय मंत्र मुक्त सर राधा की बात सुन रहा था। फिर राधा दोबारा बोली, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और इसलिए मैं आपको पसंद करती हूं और मैं नहीं चाहती कि किसी भी ऐसे वैसे इंसान से मेरी शादी हो जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़े। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप इस शादी के लिए हां कर दें। देखिए, मना मत कीजिएगा। इस पर अजय कुछ बोल ना सका। वह सब्जी लेकर घर आ गया। फिर उसने अपनी बहन को फोन लगाया और हाल चाल लेने के बाद उसे इस बारे में बात की। अजय की बहन शालू की दिल्ली ख्वाहिश यही थी कि जैसे तैसे अजय का भी घर बस जाए। इसलिए वह बोली, भैया ये तो काफी खुशी की बात है और सच कहूं तो आपको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तो आप अकेले रह सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद आपको देखने वाला कोई तो चाहिए होगा और राधा बहुत अच्छी लड़की है। आप ज्यादा मत सोचो, इस रिश्ते के लिए हां कर दो। आपका हो तो मैं खुद आपका रिश्ता लेकर जाऊं राधा के घर। अजय बोल, नहीं, पहले मैं खुद जाकर उनसे बात कर लेता हूं, फिर बाद में तुम आना। उसके बाद थोड़ी देर बात करके अजय सो गया। अगले दिन राधा उसे फिर रास्ते में मिली। तब अजय ने उसे शादी के लिए हां कर दिया। यह सुनकर राधा बहुत खुश हुई और फिर उसी दिन शाम को राधा अजय के साथ अपने घर पहुंची। वहां उसने अपने सभी घर वालों से अजय को मिलाया और बताया कि वह और अजय एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। पहले तो उसके माता पिता ने इसका विरोध किया, यहां तक कि राधा के जिद करने पर उसकी मां ने उसे थप्पड़ भी जड़ दिया, लेकिन राधा फिर भी अपने फैसले पर खड़ी रही। यह देखकर उसके माता पिता ने भी इस शादी के लिए हां कर दी, क्योंकि राधा अपने माता पिता की लाडली थी और अजय में भी कोई काम ही नहीं थी। बस उसके मां बाप इस बात के लिए थोड़े आशाएं हो रहे थे कि वह एक ट्रक ड्राइवर है, लेकिन वैसे अजय बहुत ही अच्छा लड़का था।
कुछ ही दिनों में 4 लोगों में राधा और अजय की सगाई करवा दी गई, लेकिन शादी 1 साल बाद करने का फैसला किया, क्योंकि राधा के घर वाले अच्छे से उनकी शादी करवाना चाहते थे और 1 साल में वह पैसों का बंदोबस्त करते। इस बात से किसी को भी कोई भी आपत्ति नहीं थी। अजय का आप राधा के घर आना जाना शुरू हो गया, यहां तक कि अब राधा के माता पिता के आग्रह पर अजय हर रोज रात का खाना राधा के घर खाने लगा था। यह सिलसिला चल लगभग 10-12 दिन हो चुके थे कि अचानक अजय को कमजोरी महसूस होने लगी। उसको आजकल काफी नींद आने लगी थी। इसी के साथ ही शरीर में काफी थकावट महसूस होने लगी थी। अजय ने इस बारे में डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट करवाए जो कि सब सामान्य थे। फिर उन्होंने अजय को कुछ दवाइयां लिखकर भेज दिया। अब राधा उसके खाने पीने का और अच्छे से ख्याल रखने लगी थी। उसे अजय की चिंता होने लगी थी, लेकिन इन सब के बावजूद अजय को अन दवाइयां और खाने का कोई खास असर नहीं हुआ। अजय जैसे तैसे कम पर जा रहा था। ठीक इसी दौरान अजय की बहन शालू का फोन आया कि उसका बेटा सीरियस कंडीशन में अस्पताल में भर्ती है। यह सुनकर अजय से रहना गया और वह अपनी बहन के ससुराल के लिए निकल गया। इस दौरान उसने राधा को भी इस बारे में बता दिया। यह सुनकर राधा बोली, ऐसा था तो मुझे भी ले जाते, मैं भी उसे देखा थी, आखिर मैं भी तो उसकी मामी हूं। इस पर अजय बोल, राधा अभी हमारी शादी नहीं हुई है और ऐसे में हमें ज्यादा देर तक अकेले बाहर नहीं रहना चाहिए, तुम फिक्र मत करो, वह ठीक हो जाएगा। बोलकर अजय ने फोन रख दिया। लेकिन इस दौरान राधा बहुत ज्यादा चिंतित थी। 7-8 घंटे का सफर तय कर अजय शालू के ससुराल पहुंचा। वहां पहुंचकर वह उसके देवर के साथ अस्पताल पहुंचा। वैसे तो अजय को भी काफी कमजोरी और थकावट महसूस हो रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे अपनों के दर्द के आगे खुद का दर्द इंसान भूल ही जाता है। यही अजय के साथ हो रहा था। अपनी बहन को रोता देख अजय उसे संभालने लगा। शालू के बेटे को दिल की समस्या थी, जिसके लिए उसका ऑपरेशन किया जाना था। परिवार के लोगों ने पैसों का बंदोबस्त तो कर लिया था, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था उसके बचने के चांस 80% तक हैं और बाकी 20% चांस हैं कि ऑपरेशन सफल न हो और उसे बच्चों की जान भी चली जाए। यह सब सोचकर ही शालू का कलेजा फटा जा रहा था। खैर, अगले दिन जैसे तैसे उसका ऑपरेशन किया गया और वह ऑपरेशन सफल भी हुआ। लेकिन अजय ने वापस न जाकर कुछ दिन अपनी बहन के ससुराल में ही रहने का फैसला किया। शालू के ससुराल वाले अच्छे थे और उन्होंने इसके लिए मना नहीं किया, क्योंकि वह समझ सकते थे कि उसे शालू और उसके बेटे की काफी फिक्र हो रही है। अजय लगभग 15-20 दिन अपनी बहन के ससुराल में रहा। वहां उसने अधिकतर समय अपने भांजे के साथ बिताया। उसे बाथरूम बगैर ले जाने का सारा काम अजय करता, यहां तक कि वह उसका मन भी बहलाए रखना। उसका भांजा भी उसके साथ रहकर काफी खुश था। लेकिन फिर 20 दिन बाद अजय को जाना पड़ा, क्योंकि वहां उसका काम भी तो था और ज्यादा दिन बहन के ससुराल में रहना ठीक नहीं लगता। इसलिए वह सबसे विदा लेकर वापस आ गया। घर आकर वह हमेशा की तरह नहा धोकर सबसे पहले राधा से मिलने उसके घर पहुंचा। उसे देखते ही राधा की मां को काफी गुस्सा आया और वह गुस्से में बोली, अब तुम यहां क्या लेने आए हो? तब तो हम लोगों को बिना बताए तुम चले गए। यह सुनकर अजय बोला, जी माफ करना, लेकिन मेरे भांजे की तबीयत कुछ सही नहीं थी, इसलिए मैं फौरन निकल गया था। लेकिन मैं आधे रास्ते पहुंचकर राधा को सब बता दिया था। क्या उसने आपको बताया नहीं? इस पर उसकी मां को काफी गुस्सा आया। ऐसा लग रहा था मानो वह उससे काफी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। इसलिए उसने ज्यादा कुछ न कहते हुए वहां से चले जाने के लिए कहा। अजय वहां से चला गया, लेकिन उसे राधा की मां का ऐसा बर्ताव काफी अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह ऐसे क्यों कर रही थी। खैर, शाम हो चुकी थी और अजय अब तक राधा को कई बार फोन लगा चुका था, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। कुछ ही देर में रात हो गई और अभी घर में ज्यादा कुछ पकाने के लिए नहीं था और ना ही उसकी कुछ बनाने की इच्छा थी, इसलिए वह होटल पर खाने के लिए निकल पड़ा। इसी दौरान रास्ते में ही उसे राधा के पिता किसी तांत्रिक जैसी वेशभूषा वाले व्यक्ति के साथ घर जाते हुए दिखाई दिए। यह देखकर अजय को काफी हैरानी हुई। दोपहर में राधा की मां ने उसे राधा से मिलने नहीं दिया।
राधा का फोन बंद आ रहा था और अब राधा के पिता किसी तांत्रिक के साथ यह सब सोचकर ही अजय को कुछ अजीब सा लगने लगा था। इसलिए उसने खाना न खाकर वहीं छिपकर उसे तांत्रिक का इंतजार करने का सोचा, क्योंकि वह तांत्रिक उनके घर पर 2-3 घंटे तक ऐसे ही टहलता रहा और फिर आखिरकार रात पास उसे राधा के घर से वहीं तांत्रिक आता हुआ दिखाई दिया। अजय ने कुछ दूर तक तो उसका पीछा किया और फिर सुनसान रास्ता देखकर उसे तांत्रिक को पकड़ लिया और पूछा कि आखिर माजरा क्या है, क्यों वह राधा के घर गया था उसे। तांत्रिक ने पहले तो बताने से साफ इनकार कर दिया। फिर अजय ने उसे 500-500 के 2 नोट दिए। उसे तांत्रिक में वह पैसे लेकर बोलना शुरू किया, असल में उनकी एक बेटी है राधा, उसके ऊपर कोई बाधा आई है। वह लोग इसी सिलसिले में मेरे पास आए थे। यह सुनकर अजय काफी घबरा गया। उसे राधा की काफी फिक्र होने लगी थी, इसलिए वह दौड़ा दौड़ा राधा के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। उसके दरवाजा खटखटाते ही राधा के पिता ने दरवाजा खोल अपने सामने अजय को देखकर उनका पर साथ में आसमान पर जा पहुंचा और वह गुस्से में बोले, अब क्यों आया है? यहां जा, यहां से, और दोबारा भूल कर भी यहां मत आना। अजय, बोल, आखिर बात क्या है? आप लोग मुझसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? और राधा ठीक तो है ना? राधा के पिता बोले, तुझे इससे क्या कि वह ठीक है या नहीं, तुम जाकर अपना काम करो, समझे? यह बोलकर उन्होंने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अजय ने राधा से मिलने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसके घर वालों ने उसे मिलने ही नहीं दिया। अभी इस बात को गुजरे 4-5 दिन ही हुए होंगे कि एक दिन अजय को मोहल्ले वालों से पता चला कि राधा का देहांत हो चुका था और आज उसका अंतिम संस्कार होगा। यह सुनकर अजय को एक तेज झटका लगा। उसने राधा के साथ अपने उज्जवल भविष्य के जो भी सपने देखे थे वह सारे एक ही झटके में टूट गए। अजय अपने आप को संभाल न सका और सीधा दौड़ते हुए राधा के घर जा पहुंचा। वहां आंगन में बीचों बीच राधा का सफेद कपड़ों में लिपटी लाश रखी थी। उसने उसे सबके चेहरे पर से चादर हटाई तो पाया कि वह सब राधा का ही था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके थे, चेहरा पूरा मुरझा गया था और चेहरे पर कई जगह नीले निशान भी थे। राधा को इस तरह से देखकर अजय अपने आप को संभाल न सका और वही बेहोश हो गया। जब तक उसे होश आया तब तक राधा का अंतिम संस्कार किया जा चुका था और बेहोशी की ही अवस्था में उसे उसके घर पर छोड़ दिया गया था। राधा की मौत से अजय को गहरा सदमा लगा और वह अपनी शुद्ध बुद्ध को बैठा। वहीं जब शालू को इस बारे में पता चला तब अपने पति के साथ वही आ गई। कुछ दिन तो वे दोनों अजय के साथ ही रहे, लेकिन शालू के पति को कम पर भी जाना था और अजय को ऐसे छोड़कर जाना उन्हें सही नहीं लगा। इसलिए वे दोनों अजय को भी अपने साथ लेकर आ गए। वहीं अजय जो अपनी शुद्ध बुद्ध को बैठा था, उसे इसका अंदाजा नहीं था कि वह कहां जा रहा है। अजय अपनी बहन के साथ ही रहने लगा। उसके ससुराल वाले अजय का अच्छे से ख्याल रख रहे थे, जिसकी वजह से वह कुछ ही दिनों में वापस सामान्य होने लगा था। ऐसा होते ही शालू के पति ने उससे पूछा, क्या बात है भैया, आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। अजय बोल, मुझे लगता है कि राधा की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैं उसे समय वहां होता तो वह शायद आज जिंदा होती। शालू का पति बोला, भैया इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। हमने उनके माता पिता से पूछा कि आखिर राधा की मौत कैसे हुई, बट उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। ऊपर से हमें गंदी गंदी गालियां दी। वह अलग है सुनकर अजय सच में पड़ गया। उसे याद आया कि कैसे राधा के घर वाले उसके साथ भी ऐसा व्यवहार कर रहे थे और कोई भी कुछ भी बात नहीं रहा। वह अलग का, मुझे वह लोग सही नहीं लगता। जब तक आप वहां थे तब तक तो वह लोग आपकी खूब खातिरदारी कर रहे थे। जैसे ही आप यहां आए उन्होंने आपसे सारे रिश्ते ही खत्म कर लिए। आखिर वह चाहते क्या थे कि आप हमसे हमेशा के लिए रिश्ते तोड़ लें और हमेशा उनके इशारों पर नाचे छोड़िए। उन जैसे मतलबी लोगों को हम आपके लिए राधा से अच्छी लड़की ढूंढेंगे। यह सुनकर अजय कुछ न बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं शालू सही कह रही थी। खैर अब अजय पहले ठीक था,
इसलिए उसने सोचा कि ज्यादा दिन तक बहन के ससुराल में रहना ठीक नहीं। अब वे लोग मुंह पर नहीं बोलते, लेकिन पता नहीं मन ही मन क्या सोचते हो। इसीलिए उसने एक दिन अपनी बहन और उसके ससुराल वालों से विदा लेकर वापस अपने घर की चल दिया। अपने मोहल्ले में आते ही उसे दोबारा राधा की याद सताने लगी। उसकी आंखें नम होने लगी और वह नाम आंखें लिए अपने घर की ओर बढ़ने लगा। अभी वह अपने घर से थोड़ी दूरी पर होगा कि तभी अचानक उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। अजय अपने ख्यालों में खोया हुआ था, इसलिए उसने उसे इतने ध्यान से नहीं सुना, लेकिन उसने इतना जरूर ध्यान दिया था कि वह फुसफुसाहट किसी लड़की की थी। यह सुनकर अजय हैरान रह गया, लेकिन फिर अगले ही पल इसे अपना वह मानकर दोबारा घर की ओर बढ़ने लगा। अभी वह कुछ कम ही चला होगा कि तभी उसे दोबारा वही फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। इस बार वह पुष्प परिषद की आवाज उसे बिल्कुल साफ सुनाई दी, जो बोल रही थी, अजय। अपना नाम सुनकर अजय चौंक गया और हैरानी से इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इतने में ही एक आदमी उसके पास आया और उसका हाल चाल लेने लगा, क्योंकि अजय काफी समय से यहां नहीं था और राधा के जाने के बाद से तो वह काफी परेशान भी था। अजय ने उसे बताया कि अब वह ठीक है, लेकिन राधा के जाने की वजह से थोड़ा परेशान है, लेकिन वह अब किसी तरह से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से थोड़ी बहुत बातचीत के बाद वे दोनों अपने अपने घरों की ओर निकल पड़े। इन सब में वह यह बात भूल ही गया था कि उसे अभी किसी की आवाज सुनाई दी थी। अजय ने घर आकर अपने लिए दाल चावल बनाया और खाकर लेट गया। सफर की थकान के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई, लेकिन इसी दौरान उसे एक सपना आया। सपने में उसे राधा दिखाई दी, जो रोते हुए उसे मदद मांग रही थी। अब इससे पहले कि वह कुछ करता, एक सफेद सी आकृति ने राधा को ले लिया। यह देखकर अजय डर कर उठ बैठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अभी उसने क्या देखा। अब तक रात हो चुकी थी और इस समय उसे शालू का फोन आया। फोन उठाते ही शालू ने उससे उसका हाल चाल लिया। तब अजय ने बोल दिया कि वह अब ठीक है, लेकिन उसकी आवाज से शालू समझ चुकी थी कि वह शायद थोड़ा परेशान है। इसलिए शालू ने उसे जोर देकर पूछा कि आखिर क्या बात है। तब अजय बोला, मुझे अभी एक अजीब सा सपना आया जिसमें राधा मुझे सहायता मांग रही थी और इससे पहले कि मैं उसके पास आता, किसी सफेद चीज ने उसे निगल लिया। इस पर शालू बोली, भैया, आपके मन में अब भी यही बात बैठी हुई है कि शायद आप अगर राधा के पास होते तो राधा जिंदा होती। बस इसीलिए आपको यह सपना आया, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। अब आप बताइए कि क्या राधा का परिवार नहीं था जो ऐसी स्थिति में उसकी सहायता कर सके थे? ना उसके बावजूद उसके साथ ऐसा हुआ। अब देखो भैया, जिसका समय आ गया उसे बचाया नहीं जा सकता। इसीलिए बोल रही हूं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। राधा और आपका साथ शायद यही तक था, इसलिए आप अब आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। एक काम करिए, कल से दोबारा कम पर जाइए। घर पर रहोगे तो और इस तरह के ख्याल आएंगे। अजय को यह बात सही लगी और फिर शालू से बात करने के बाद उसने अपने ट्रक के मालिक को फोन कर दोबारा कम पर आने के लिए कहा। अजय काफी अच्छा और भरोसेमंद इंसान था और उसके साथ इन दिनों जो भी हुआ उससे वह वाकिफ था, इसलिए उसने उसे अब तक इतनी छुट्टियां होने के बावजूद काम से नहीं निकला था। अजय के वापस कम पर आने की बात सुनकर वह मान गया। अगले दिन पहले की ही तरह तैयार होकर अजय कम पर निकल गया। उसके आने से पहले ही ट्रक में माल ला दिया गया था और अब उसे बस फैक्ट्री तक पहुंचाना था। अजय अपना ट्रक लेकर निकल पड़ा। वह कुछ आगे गया होगा कि तभी अचानक उसे वही फुसफुसाहट दोबारा सुनाई थी। अजय वह आवाज सुनकर अजय से अपनी ट्रक को ब्रेक लगाया और फिर वह आवाज सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन ट्रक में सिवाय सन्नाटे के और कुछ नहीं था। यह सुनकर अजय ने दोबारा अपना ट्रक स्टार्ट कर दिया। ट्रक अब वापस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। अजय इन सब को भूलकर आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक उसे सामने ही सड़क के दूसरी ओर एक साया दिखाई दिया। वह सैया दूर से राधा जैसा लग रहा था। ट्रक जैसे ही उसके पास आया तो वह सैया वहां से गायब हो चुका था। अजय ने वाहन ट्रक रोका और फिर आसपास
राधा को ढूंढने लगा, लेकिन उसे राधा कहीं ना दिखाई। उसने राधा को आवाजें भी दी, लेकिन उसे सिर्फ हताशा ही हाथ लगी। दोनों थक हार कर अजय वापस अपने ट्रक में जा बैठा। अब ट्रक वापस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। कुछ आगे आकर उसने एक ढाबे पर ट्रक रोककर वहां चाय पीने बैठ गया। इस दौरान उसने शालू को फोन किया और कहा, चालू, मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे राधा की आवाज में सुनाई दे रही हैं और अब तो मुझे राधा दिखाई भी देने लगी है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तब शालू बोली, भैया आप चिंता मत करो, सब सही होगा। मैं हूं ना आपके साथ, मैं कल ही आपके पास आ रही हूं। बोलकर शालू ने फोन रख दिया। वहीं अजय ने भी अपनी चाय खत्म की और फिर आगे बढ़ गया। उसे वहीं फुसफुसाहट की आवाज में अब भी आ रही थी, जिसे अजय काफी परेशान हो चुका था। वह अपने जीवन में आगे बढ़ाने की सोच रहा था, लेकिन इन सब की वजह से वह आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। कुछ आगे चलकर उसे दोबारा वही सैया सड़क के कोने पर खड़ा दिखाई दिया और पास आते ही वह कहीं गायब हो गया। खैर, जैसे तैसे उसने अपना काम पूरा किया और फिर घर आ गया। घर आकर वह खाना खाकर सो गया, लेकिन उसे राधा की मदद के लिए गुहार लगाने वाला सपना दोबारा आया, जिसके कारण वह रात भर ढंग से सो नहीं पाया। अगले दिन अजय इन सपनों की वजह से जल्दी उठ बैठा और फिर वोट कर घर से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने देखा कि उसके घर के आंगन में खून के कुछ चित्त पड़े हुए थे। यह देखकर अजय हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके आंगन में किसके खून के चीते ऐसे पड़े हुए थे। लेकिन फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि किसी ने पंतु का होगा और अब ऐसे में घर गंदा रखना सही नहीं होगा। इसलिए उसने एक गीले कपड़े से वह धब्बे साफ किया। सुबह हो चुकी थी, आज चालू आने वाली थी, इसलिए अजय आज काम पर नहीं गया। दोपहर तक चालू भी वहां आ पहुंची। दोनों भाई बहन ने साथ में खाना खाया, बातें की और फिर रात में सो गए। लेकिन रात होते ही अजय को वह सपने दोबारा आने लगे। इसी वजह से वह ठीक से सो न सका। सुबह होते ही शालू पूरे घर में झाड़ू लगने लगी। इसी दौरान वह घर के मुख्य द्वार तक आई, लेकिन वहां लाल छींटे देखकर उसका माथा ठनका और उसने अजय को बुलाया और कहा, देखो भैया, किसी ने हमारे घर पर खून के चीते गिरे हैं। अजय बोला, हो सकता है कि किसी ने पान खाकर थूक होगा। ये लाल धब्बे कल भी थे। यहां पर यह सुनकर शालू काफी घबरा गई, क्योंकि उसे यह बात इतनी सीधी नहीं लग रही थी। लेकिन फिर अजय ने वह धब्बे साफ किया और फिर दोनों भाई बहन अपने अपने काम में लग गए। शालू मन ही मन इस बात से परेशान थी कि आखिर वह लाल धब्बे यहां कैसे आए, क्योंकि उसे वह धब्बे पान की पिक तो बिल्कुल नहीं लगे थे। शालू ने इस बुद्धि को सुलझाने का ठान लिया था, इसलिए उसने रात भर जागने का फैसला किया और जागते हुए उसने खिड़की से नजर रखने का फैसला किया। शालू रात भर जागती रही। इस दौरान उसने ध्यान दिया किया जाए। उन सपनों के कारण ढंग से सो नहीं पा रहा और बार बार उठ रहा था। उसे यह बात बहुत अजीब लगी और अब उसे इसमें किसी की साजिश की गंध आने लगी थी। इन्हीं सब के दौरान रात के 3-9 बज गए और शालू को उसके घर की ओर एक साया बढ़ता हुआ दिखाई दिया। धीरे धीरे वह सैया उनके घर के पास आने लगा। यह देखकर शालू ने अजय को उठाया और फिर उसे थोड़ी सी खुली खिड़की से बाहर देखने के लिए कहा। उन्होंने देखा कि कोई शख्स चादर उनके घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने खड़ा था और फिर उसने चाकू निकालकर कुछ देर बाद अपनी उंगली काट ली। उसकी उंगली में से खून अजय के आंगन में गिरने लगा। यह देखकर अजय और शालू बाहर निकले और उन्होंने उसे शख्स को पकड़ लिया। पकड़ते ही अजय उसे पीटते हुए बोला, बता कौन है तू और क्यों मेरे घर के आगे यह सब कर रहा है। लेकिन वह शख्स कुछ न बोला। वह बस जैसे तैसे उसके चंगुल से छूटने की कोशिश कर रहा था कि तभी शालू ने उसकी चादर खींची। चादर खींचते ही वे दोनों हैरान रह गए, क्योंकि वह शख्स और कोई नहीं बल्कि राधा के पिता थे। अब इससे पहले कि वे दोनों कुछ समझ पाते, राधा के पिता वहां से भाग निकले।
अगले दिन शालू गुस्से में राधा के घर पहुंची और चिल्लाते हुए बोली, आखिर आप लोगों को मेरे भाई से क्या दिक्कत है? क्यों उनके घर के सामने ये सब कर रहे हो? ये सब सुनकर राधा की मां उल्टा शालू पर ही भड़कते हुए बोली, तुम लोगों की वजह से हमारी बेटी की मौत हो गई और अब हम तुम्हें इतनी आसानी से तो छोड़ने से रहे। यह बोलकर उन्होंने शालू को धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। अब शालू समझ चुकी थी कि बेटी के मौत के गम में इनके ऊपर गहरा असर पड़ा है और अब वह अजय को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए शालू ने सारी बात अजय को बताई और उसे कहा कि वह उसके साथ उसके ससुराल चले। इस पर अजय बोल, बहन के घर ज्यादा रहना सही नहीं है। इस पर शालू बोली, ठीक है, मेरे घर मत रहिए, मेरे पड़ोस में किसी के घर किराएदार की तरह रहिए, लेकिन यहां मत रहिए, यह जगह ठीक नहीं है। राधा के घर वाले पागल हो चुके हैं और वह आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शालू की बात ने अजय को सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर उसने अपने मालिक से फोन पर कहा कि वह दिल्ली में शिफ्ट होना चाहता है और उनके वहां भी कुछ ट्रक है, तो अगर उसे वहां काम मिल जाता तो अच्छा रहता। उसके मालिक ने उसकी बात मान ली और फिर उसे उसके दिल्ली वाले ट्रक में से एक पर लगवा दिया। अगले दिन अजय अपना सारा जरूरी सामान लेकर अपनी बहन के साथ आ गया। वहां एक दिन तो वह उसके ससुराल में रहा और फिर बाद में एक कमरा लेकर वहां रहने लगा, लेकिन यहां पर भी उसे तरह का राधा के होने का आभास होता ही रहा। लेकिन अजय ने यह बात शालू को नहीं बताई। लेकिन एक दिन शालू का पति शाम को अजय के पास आया। वे दोनों वहां साथ में बैठकर शराब पीने लगे। शराब के नशे में अजय ने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे उसे राधा की आवाज आती है। कभी कभी तो उसे वह दिखाई भी देती है, यहां तक कि उसे उसके घर में एक साया भी कभी कभी दिखाई देता है। शालू के पति को उसे समय ज्यादा नशा नहीं हुआ था, इसलिए उसने वह सारी बात घर आकर अपने घर वालों को बता दी। यह सब सुनकर शालू घबरा गई। तब उसकी सास ने उसे कहा, यहां एक भक्त हैं, हम उसे बोलकर अजय की बड़ा उतरवाकर एक ताबीज बांध देंगे, फिर राधा की आत्मा उसे परेशान नहीं कर पाएगी। यह सुनकर शालू थोड़ी शांत हुई। अगले दिन शाम को शालू के ससुर अजय को अपने साथ ले गए। वे उसे लेकर एक भगत के पास आए। उन्होंने उसे भगत को अपनी समस्या बताई। उसे भगत ने अजय को गौर से देखा और फिर मंत्र उच्चारण करते हुए झाड़ थूक करने लगा। कुछ देर यह करने के बाद उन्होंने अजय के माथे पर विभूति लगे और फिर थोड़ी विभूति अलग से उसे कागज में लपेट कर दिया और कहा ताबीज बनने में समय लगेगा, इसलिए तब तक यह विभूति थोड़ा थोड़ा पानी में घोलकर दिन में एक बार पी लेना। कोई भी बुरी आत्मा तुम्हारे पास फाटक नहीं पाएगी। 2 दिन बाद आप में से कोई आकर ताबीज ले आना। उसके बाद वे दोनों घर आ गए। शालू के घर पर खाना खाकर अजय सो गया। सोने से पहले उसने उसे भगत के कहे अनुसार 1 गिलास पानी में वह विभूति घोलकर पी ली थी। आज रात आ जाए, एकदम चैन की नींद सोया था। उसे राधा के वह डरावने सपने आज परेशान नहीं कर रहे थे। सुबह नाश्ता करके अजय हर बार की तरह इस बार भी अपना ट्रक लेकर माल पहुंचाने चला गया। उसे ना तो वह फुसफुसाहट की आवाज में सुनाई दे रही थी और ना ही उसे राधा का साया दिखाई दिया। इससे अजय काफी सतबद्ध था, क्योंकि जब से वह उसे भगत के पास से आया था उसका जीवन पहले की तरह सामान्य हो गया था। उसे रात भी अजय चैन से सोया और यह सिलसिला चलता रहा। 2 दिन बाद शालू के ससुर ने एक ताबीज लाकर अजय को बंध दिया और कहा, उन्होंने कहा है कि जब तक यह ताबीज तुम्हारे पास है तुम सुरक्षित रहोगे, लेकिन याद रखना इसके साथ तुम्हें सिगरेट, शराब और मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना। अजय को यह सब आदतें नहीं थी। वह तो बस कभी कभार शालू के पति के साथ पी लिया करता था, इसलिए उसे इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। अब वह ताबीज धारण कर अजय पहले की तरह ही एकदम सामान्य था, लेकिन उसे रह रहकर राधा की भी याद सताती रहती थी। उसकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। इस दौरान शालू ने बहुत कोशिश की कि अजय शादी के लिए मान जाए, लेकिन उसने राधा के अलावा और किसी को अपनी जीवन संगिनी बनने से मना कर दिया। इसी दौरान 6 महीने बाद अजय का मालिक बीमार पड़ गया। अजय माल लादकर पानीपत की तरफ ही आ रहा था। असल में उसे वह माल शिमला पहुंचाना और रास्ते में पानीपत भी आ रहा था।
इसीलिए उसने सोचा कि उनसे मिले, वह उनसे मिलकर आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी उसे रास्ते में उसके मोहल्ले में रहने वाला एक शख्स मिला जो कि इस मलिक के वाहन ट्रक चलाता था। औपचारिक बातों के बाद बातों बातों में उसने अजय को बताया कि कुछ दिन पहले राधा की मां भी स्वर्ग सिधार गई। यह सुनकर अजय को काफी अजीब लगा कि आखिर एक ही साल में एक ही परिवार के दो लोग कैसे मार सकते हैं। यह मामला कुछ और ही है। यह सोचकर अजय राधा के घर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। उसने आज पड़ोस वालों से पूछताछ की तो पता चला कि राधा के पिता और भाई यहां से कहीं और शिफ्ट हो चुके थे। यह सुनकर अजय वापस ट्रक में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। वह ट्रक चलाकर आगे बढ़ रहा था। इस दौरान उसके दिमाग में निरंतर राधा और उसका परिवार घूमने जा रहा था। उसे शक हो रहा था कि हो ना हो राधा और उसकी मां की मौत नेचुरल नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई गहरी साजिश है। कुछ घंटे बाद अजय का ट्रक पहाड़ी रास्ते पर आ पहुंचा। शाम के 7:15 बज रहे थे। गर्मियों का मौसम था, इसीलिए अभी अंधेरा नहीं हुआ था। पहाड़ों पर मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। इसी कारण कुछ आगे चलकर आसमान को काले बादलों ने घेर लिया। एक तो शाम का समय, ऊपर से ऐसा मौसम और यह पहाड़ी इलाका, यह सब अजय को थोड़ा डरा रहे थे। वह जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहता था, क्योंकि अगर बारिश हुई तो ऐसे में दुर्घटना के चांसेस बहुत अधिक बढ़ सकते हैं। यह सोचकर अजय एक निश्चित गति से ट्रक चला रहा था, क्योंकि पहाड़ी रास्ते पर तेज गति से ट्रक चलाना खतरनाक हो सकता है। कुछ आगे चलकर बारिश भी शुरू हो गई। इस पहाड़ी रास्ते पर वैसे भी एक का दुख का गाड़ियां ही चल रही थी। काले बादलों के कारण दिन में भी रात जैसा माहौल हो गया था। यह सब देखकर अजय को थोड़ा डर लगने लगा था, इसलिए अपना भाई दूर करने के लिए उसने रेडियो ऑन करने की सोची। लेकिन यह क्या, वह रेडियो चल ही नहीं। अजय ने दोबारा उसे चलाने की कोशिश की, लेकिन वह रेडियो अब भी नहीं चला। शायद वह रेडियो खराब हो गया था। कुछ देर बाद रेडियो पर मुक्का मारने पर वह रेडियो चालू था, लेकिन उसमें बारिश की वजह से सिग्नल नहीं आ रहे थे। यह देखकर उसने वह रेडियो बंद कर दिया। अब तक रात के 8 बजने को आए थे, लेकिन यह बारिश थी कि रोकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अजय राधा के बारे में सोते हुए वह ट्रक चला रहा था कि तभी उसे राधा की धीमी सी आवाज सुनाई दी। अजय वह आवाज सुनकर अजय अपने ख्यालों से बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। ठीक इसी दौरान उसे दोबारा वही आवाज दोबारा सुनाई दी। अजय वह आवाज सुनकर अजय एकदम हैरान रह गया, क्योंकि उसने तो ताबीज पहना हुआ था, तो उसे यह सब कैसे सुनाई दे सकता है। यह सोचकर उसका हाथ अपने गले में हमेशा पहनने वाले ताबीज पर गया। उसने देखा कि वहां कोई ताबीज नहीं था। यह देखकर वह काफी घबरा गया और उसने यहां वहां देखा कि आखिर वह ताबीज गया कहां। ठीक इसी दौरान उसे राधा की दोबारा आवाज सुनाई दी। अजय वह आवाज सुनकर अजय काफी घबरा गया, क्योंकि इस बार उसे आवाज से साथ उसे परफ्यूम की खुशबू भी आई, जो कि राधा अक्सर इस्तेमाल करती थी। अब इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे ट्रक में उसे परफ्यूम की तेज गंध फैल गई। ऐसा होते ही अजय को खांसी होने लगी, इसलिए उसने तेजी से ट्रक के कांच नीचे किया ताकि वह गढ़ बाहर जाए। अब अजय थोड़ा सामान्य हुआ, लेकिन उसे राधा की आवाज दोबारा सुनाई दी। धीरे धीरे राधा की आवाज और भी डरावनी होती चली गई। अजय ने आसपास देखा कि आखिर वह आवाज कहां से आ रही है। तभी उसने ध्यान दिया कि वह आवाज उसे रेडियो में से आ रही थी। इतनी ही देर में उसे रेडियो में से राधा की भयानक आवाज दोबारा आई। अजय, मुझे बचा लो, मैं यहां फंस चुकी हूं। यह सुनकर अजय हैरान रह गया। वह समझ चुका था कि वह शायद राधा की आत्मा से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे राधा सहायता के लिए बुला रही है। वह उससे बात करते हुए कहता है, राधा, कहां हो तुम और मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूं। वह यह बोल ही रहा था कि तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई तो है। यह महसूस कर वह फौरन पीछे की ओर मोड़ा और पाया कि पीछे की सीट पर कोई युवती बैठी हुई थी। इस दौरान उसकी आंखों की पुतलियां गायब, चेहरा पूरा सफेद हो चुका था।
और उसकी दोनों गालों पर आंखों से खून की बूंदें लुढ़क रही थीं। यह देखकर अजय काफी घबरा गया। इससे पहले कि वह कुछ करता, वसया अपनी भयानक आवाज में बोला, अजय, मुझे बचा लो, मैं यहां फंस चुकी हूं। यह सुनकर अजय काफी घबरा गया और बोला, कौन हो तुम और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? वसया बोला, मैं राधा हूं। करने के बाद भी मैं अंधेरे में भटक रही हूं और सिर्फ तुम ही मुझे इससे मुक्ति दिलवा सकते हो। यह सुनकर अजय बोल, बताओ क्या करना होगा मुझे तुम्हें मुक्ति दिलवाने के लिए? राधा बोली, मेरी मरने से पहले एक ही ख्वाहिश थी कि हम दोनों हमेशा साथ में रहे, इसलिए तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलो। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि राधा यह सब क्यों बोल रही है। राधा को इस हाल में देखकर उसका मन भारी होने लगा था। इतने में ही राधा दोबारा बोली, मैं बहुत परेशान हूं अजय। मैं अपने पूरे परिवार से दूर हो चुकी हूं, तुमसे दूर हो चुकी हूं, इसलिए प्लीज तुम मेरे पास आ जाओ, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। अजय मंत्रमुग्ध सा उसकी बात सुन रहा था। फिर वह बोला, ठीक है, बताओ क्या करना होगा मुझे? यह सुनकर राधा के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई और वह बोली, तुम अभी के अभी इस ट्रक समेत इस पहाड़ी के नीचे कूद जाओ। अजय ने अपने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। वह सीधे पहाड़ी के छोर पर ट्रक को ले जाने लगा, क्योंकि वह राधा से बहुत प्यार करता था और उसके बिना उसे उसका जीवन व्यर्थ लग रहा था। वह रफ्तार बढ़कर पहाड़ी के छोर तक जा ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजने लगा। उसने जब देखा तो पाया कि यह फोन उसकी बहन शालू का था। उसे शालू का ख्याल आ गया और उसने ट्रक रोक दिया। यह देखकर राधा बोली, क्या हुआ, रुक क्यों गए? तब अजय हिम्मत करके बोला, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तुम चली जाओ। यहां से यह सुनकर राधा को बहुत गुस्सा आया और वह अपनी भयानक आवाज में बोली, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, या तो अपनी मर्जी से या तो मेरी मर्जी से। उसके ऐसा बोलते ही राधा वहां से गायब हो गई और फिर अजय तेजी से आगे बढ़ने लगा। वह भी कुछ आगे ही गया होगा कि उसे ट्रक के शीशे पर एक भयानक आकृति उभरने लगी। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि वह आकृति राधा की थी। उसके ट्रक के आगे का पूरा शिक्षा राधा की आकृति से सफेद हो चुका था। अजय को कुछ भी सामने का दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने ट्रक की गति कम की ताकि उसका ट्रक किसी दुर्घटना का शिकार न हो जाए। अजय ऐसे ही आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके ट्रक का इंजन अजीब तरह की आवाज निकलने लगा। यह सुनकर अजय काफी घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। इतनी ही देर में अजय को ऐसा महसूस हुआ कि राधा उसके ठीक पीछे ही है और वह उसे कुछ बोलने वाली है। अगले ही पल उसे राधा की भयानक आवाज सुनाई दी, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, समझे? यह सुनकर अजय काफी घबरा गया कि तभी उसे याद आया कि उसके ट्रक में बजरंगबली की एक प्रतिमा थी। उसने वह प्रतिमा निकली। उसके ऐसा करते ही वह सैया वहां से गायब हो गया और ट्रक के सामने के शीशे पर बना वह राधा का साया भी गायब हो गया। ट्रक में से आने वाली है वह आवाज भी आनी अब बंद हो चुकी थी। ट्रक के अंदर अब सब कुछ सामान्य था, शिवाय अजय के अजय अब काफी घबराया हुआ था। वह जैसे तैसे यहां से निकलना चाहता था, लेकिन बारिश ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी थी। अजय ने अपनी ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। वह भगवान का नाम लेते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद शालू का फोन उसे दोबारा आया, लेकिन तेज रफ्तार में ट्रक चलाने के कारण उसने वह फोन नहीं उठाया। लगभग 1 घंटे बाद वह शहर की सीमा में आ गया। वहां जाकर उसने राहत की सांस ली और फिर ट्रक रोककर शालू को फोन लगाया। फोन उठाते ही शालू बोली, भैया आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। अजय बोला, मुझे माफ कर देना शालू, लेकिन मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। उसे कैसे बाहर निकला हूं यह मैं ही जानता हूं। शालू बोली, मैं समझ रही हूं भैया, क्योंकि आपके मलिक का मुझे फोन आया था। शायद आपका फोन उसे समय लग नहीं रहा होगा। आपका ताबीज आपके मलिक के घर पर गिर गया था।
उन्हें मिल गया। उसे ताबीज के बिना वह राधा आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वहां से जल्दी निकालिए। अजय बोला, मैं बस थोड़ी देर तक फैक्ट्री पहुंच जाऊंगा, वहां मैल उतार कर रात भर वहीं रुक कर अगले दिन निकल जाऊंगा। यह सुनकर शालू के पति ने उसे फोन लिया और कहा, भैया आज रात आप वहीं रुकिए, मैं बस पकड़कर, मैं आपको पहाड़ी रास्ते पर ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता जबकि आपके ऊपर इतना बड़ा खतरा हो। यह सुनकर अजय ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वह अच्छे से पहुंच जाएगा, लेकिन शालू के पति ने उनकी एक न सुनी और रवाना हो गया। यह सुनकर अजय मन ही मन मुस्कुराने लगा और अपने में ही बुदबुदाने लगा कि एक मेरी बहन है और जीजा है जो मेरे लिए इतना कर रहे हैं, और एक तरफ राधा है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मेरी जान लेना चाहती है। आप चाहे जो हो जाए, मैं इस राधा से छुटकारा पाकर ही रहूंगा। अब मैं अपनी बहन और उसके परिवार को अपनी तरफ से ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। और फिर अजय माल पहुंचाने निकल पड़ा। फैक्ट्री में माल पहुंचकर उसे वहीं रात में ठहरने की जगह दे दी गई। बाहर ढाबे पर खाना खाकर वह अंदर ही सो गया। इस दौरान उसे बार बार किसी की आवाज आती, जो कि अजय को पता था कि राधा थी। रात में नींद में भी उसे राधा का सपना आया, जिसमें वह रोते हुए अजय से मदद की गुहार लगा रही थी। अगले दिन सुबह सुबह शालू का पति नीरज वहीं आ गया। फिर वे दोनों वापस आगे की ओर बढ़ गए। पानीपत जाकर अजय ने अपने मालिक के पास से ताबीज लिया और पहन लिया। फिर वे लोग आगे बढ़ गए, लेकिन इस दौरान शालू के पति ने पाया कि अजय गाड़ी हाईवे पर ना ले जाकर शहर में अंदर की ओर ले जा रहा है। यह देखकर नीरज ने पूछा, आप ये शहर के अंदर ट्रक क्यों ले जा रहे हैं? अजय बोल, बस एक छोटा सा काम है। और फिर उसे ट्रक में एकदम शांति फसल गई। दोनों में से कोई कुछ न बोला। लगभग 15-20 मिनट बाद उनका ट्रक उसी मोहल्ले में आकर रुक जिसमें अजय पहले रहा करता था। वहां जाकर अजय ने आज पदों से पूछताछ की कि आखिर राधा के परिवार वाले कहां गए। फिर उन्हें किसी औरत से पता चला कि राधा के पिता और भाई कहीं और कमरा लेकर रह रहे हैं। वह लोग अपना यह घर बेचना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई खरीदार नहीं मिल रहा, इसलिए वह लोग सिर्फ अपना जरूरी सामान लेकर कहीं और शिफ्ट हो गए। यह सुनकर अजय की आंखें चमक उठीं, क्योंकि वह इस घर में जाकर देखना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। यहां अपने जीजा की मदद से अजय चोरी छुपे उसे घर के अंदर घुसा। अंदर जाकर उसने देखा कि घर पर काफी सामान ऐसा ही रखा हुआ है जैसा पहले था। यह देखकर वह सारा सामान चेक करने लगा। इसी दौरान उसकी नजर राधा के कमरे पर पड़ी। वह बिना अधिक समय गंवाए उसे कमरे के अंदर बढ़ गया। वहां जाकर उसने देखा कि उसे पूरे कमरे में बाकी कमरे की तरह धूल की एक मोटी परत जम गई थी, जिससे यह साफ जाहिर था कि कोई भी काफी दिनों से इस कमरे में दाखिल नहीं हुआ। अजय पूरे कमरे में घूम घूम कर देख रहा था कि तभी उसकी नजर राधा की अलमारी पर पड़ी, जो कि खुली हुई थी। उसने वह अलमारी खोली तो पाया कि वहां राधा के कपड़े अभी भी रखे हुए थे। अजय ने बिना समय गवाई वह अलमारी अच्छे से कंगालने शुरू की। इसी दौरान उसे उन कपड़ों के अंदर एक डायरी मिली। अजय ने वह डायरी खोली। डायरी के पहले पन्ने पर राधा लिखा हुआ था, जिससे साफ जाहिर था कि वह डायरी राधा की थी। अजय ने बिना समय गवाई वह डायरी खोली। जैसे जैसे वह डायरी आगे बढ़ते जा रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसे देखकर शालू के पति ने पूछा, आखिर क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? अजय ने कुछ नहीं कहा। वह बस सीधा उसे घर से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे शालू का पति भी आ गया। वे बैठकर आगे बढ़ गए। घर जाकर सपना उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ, और फिर जो अजय ने बताया उसे सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। अजय ने उसे डायरी में लिखी सारी बात बताई, जो कि राधा ने लिखी थी। उसमें राधा ने लिखा था, मैं आज बहुत खुश हूं। आज मेरे साथ काम करने वाले कारण ने मुझे प्रपोज किया है और मैंने उसे हां कर दी, क्योंकि मैं भी उसे पसंद करती हूं। मैं यह बात अपने घर वालों को बताई। उन्हें यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन अगले ही पल वे सारे काफी घबरा गए और उन्होंने मुझे फिलहाल के लिए इस बारे में बात करने से मना कर दिया। मैंने उनसे काफी जोर देकर पूछा, तब उन्होंने बताया कि मेरी कुंडली में एक दोष है। इसके हिसाब से मेरी जिससे भी शादी होगी
वह 1 साल के अंदर ही स्वर्ग सिधार जाएगा। यह सुनकर मैं काफी घबरा गई। मैं इन सब में नहीं मानती, लेकिन अपने को खोने के डर से मैं मानने लगी। मेरे पिता ने कुछ अन्य पंडितों को मेरी कुंडली दोबारा दिखाई, लेकिन उन्होंने भी यहीं से बात बोली। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन फिर तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया कि अगर मेरी शादी या सगाई करने से पहले किसी और शख्स से हो जाए और फिर वह मर जाए तो मेरा यह दोष सदा सदा के लिए चल जाएगा और फिर मैं एक अच्छी जगह पर शादी कर लूंगी। तो इसके लिए हम ऐसे शख्स की तलाश करने लगे, इसके आगे पीछे कोई ना हो। कई दिनों बाद मेरी तलाश पूरी हुई। मैंने देखा कि हमारे मोहल्ले में एक आदमी रहता है। उसका नाम अजय है। उसके आगे पीछे कोई नहीं है, बस एक बहन है जो शादी करके अपने पति के साथ दूसरे शहर में रह रही है। मेरे काम के लिए वह एकदम सही था, क्योंकि उसकी चाल चलन भी सही है, इसलिए वह मेरे लिए खतरा नहीं बनेगा। मैं अपने माता पिता से इस बारे में बात की। वह दोनों तुरंत ही राजी हो गए, क्योंकि उन्हें किसी की जान से ज्यादा अपनी बेटी की खुशियों की ज्यादा फिक्र थी। मैंने मौका देखकर अपनी चाल चली और इसमें मेरे घर वालों ने भी मेरा पूरा साथ दिया। पहले तो उन्होंने यह नाटक किया कि वह लोग मेरी और अजय की शादी के खिलाफ है, लेकिन फिर मन भी गए। 4 लोगों में हमारी सगाई करवा दी गई। लेकिन जब सगाई के 1 महीने बाद भी अजय को कुछ नहीं हुआ तो हम सब ने मिलकर एक चाल चली। हमने सोचा कि क्यों ना अजय को खुद ही रास्ते से हटा दिया जाए। इसके लिए हम उसके खाने में एक धीमा जहर डालकर उसे खिलते रहे, ताकि उसकी कुछ ही दिनों में मौत हो जाए और किसी को हम पर शक भी ना हो। हमने उसे आधी दवाई लगभग दे दी थी, लेकिन उससे पहले ही हम पूरी दवाइयां से देते। उसकी बहन का उसे फोन आ गया और वह उसके ससुराल चला गया। वहां कई दिन वह रहा। इस वजह से स्नोफॉल नाइजर ने उसे पर असर करना बंद कर दिया। अब हमें दोबारा शुरू से वह दवाई देनी पड़ती, लेकिन इससे पहले ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा है, जैसे कि कोई मुझ पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन कौन यह, मैं नहीं जानती। कुछ ही समय में मुझे कमजोरी महसूस होने लगी। मेरा बर्ताव भी बदलने लगा था और सच कहूं तो मुझे लग नहीं रहा कि मैं ज्यादा दिन बचूंगी, क्योंकि मेरे सपने में एक बूढ़ी औरत लगातार आ रही है। वह काफी गुस्से में थी, क्योंकि हमने अजय के साथ ऐसा करने की जो कोशिश की थी। मैंने उनसे माफी मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। उनसे पूछने पर उन्होंने बताया कि वह अजय की मां है और उनके रहते कोई भी अजय को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह डायरी बस इतनी ही लिखी हुई थी। यह सब पढ़कर शालू गुस्से में बोली, यह राधा और उसके परिवार वाले कितने घटिया लोग हैं। सच में अपनी बेटी की खुशी के लिए मेरे भाई की जान लेना चाहते थे। मैं तो बोलता हूं कि अच्छा ही हुआ। इनके साथ यह सुनकर उसका पति बोला, वह सब तो ठीक है, लेकिन अब यह राधा की आत्मा भैया को परेशान कर रही है, उसका क्या? नीरज के पिता बोले, उसका समाधान भी निकल जाएगा। मैं कल ही उसे भगत के पास दोबारा जाऊंगा और इस समस्या का समाधान निकलवाऊंगा। उसके बाद अगले दिन में सभी इस भक्त के पास गए। उसने एक साधना कर उन्हें बताया, राधा की आत्मा अजय से बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसे दिन अगर उनकी चाल कामयाब हो गई होती तो शायद राधा और उसकी मां जिंदा होते। इस पर शालू बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन राधा के माता पिता इसके लिए भैया को जिम्मेदार क्यों मानते हैं? और यहां तक कि उन लोगों ने मेरे भाई के ऊपर काला जादू करने की कोशिश की। भगत बोला, क्योंकि उसके माता पिता इस बात से गुस्से में है कि तुम्हारी मां की वजह से उनकी बेटी की जान गई और अब वह उसे परेशान करके इसका बदला लेना चाहते थे, लेकिन तुमने सही समय पर सही फैसला लिया और इसे यहां ले आई। नीरज बोला, वह सब तो ठीक है, लेकिन राधा की मां की मौत कैसे हुई? क्या उसे भी मेरी सांस ने? नीरज बोल ही रहा था कि तभी वह भक्त बोला, कह नहीं सकते, इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता। तब नीरज के पिता बोले, जो हो गया सो हो गया। अब आप इसका ऐसा तोड़ निकालिए कि राधा की आत्मा कभी दोबारा अजय को परेशान ना कर पाए। भगत बोला, फिलहाल तो उनके लिए ताबीज बना रहा हूं,
इसे उतरना मत। बाद में उनकी शादी करवा देना तो कोई परेशानी नहीं होगी। और रही बात राधा की आत्मा की, तो उसकी अकाल मृत्यु हुई थी, इसलिए जब तक उसका समय नहीं हो जाता वह श्लोक ऐसे ही भटकती रहेगी। अगर यह ताबीज उतरा तो वह अजय को परेशान कर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन जब तक अजय की इच्छा ना हो वह उसे अपने साथ नहीं ले जा पाएगी। उनके आश्वासन पर वे सारे घर वापस आ गए। कुछ ही दिनों में उसे भगत ने एक ताबीज बनाकर उन्हें दे दिया। आज इस घटना के 2 साल हो चुके हैं। अजय ने अब तक शादी नहीं कि वह अपनी बहन और उसके परिवार के साथ ही रहता है, और राधा की आत्मा इस जीवन मृत्यु के चक्र से आजाद हुई यह कह नहीं सकते। लेकिन अजय को आज भी कभी कभी राधा की याद आती है, क्योंकि भले ही राधा ने उसे सिर्फ प्यार का नाटक किया था, लेकिन उसका प्रेम तो सच्चा था। तो साथियों, आज की हमारी एक कहानी यहीं पर कंप्लीट होती है, और मुझे पूरा यकीन है कि यह स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की जान की बाजी भी लगा देते हैं। केवल अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियों को जानने में तनिक भी वक्त नहीं लगते। लेकिन ऊपर चढ़ा भगवान सब कुछ देखा है। अगर आप किसी के साथ गलत करने की कोशिश करेंगे तो उससे पहले ही आपके साथ कुछ ऐसा भयानक हो जाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमेशा ध्यान रखें कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को बलि का बकरा मत बनाया। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि यह स्टोरी अपने आखिर तक सुनी होगी। तो अगर आपने आखिर तक स्टोरी सुनी है तो अगर आपने लिखिए, हम हैं मिस्टर टी की लॉयल फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं पूरी स्टोरी, और अगली स्टोरी में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करूंगा।